नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में 4 परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि 4 परिवार के बड़े नेताओं के रिश्तेदार, बेटे बेटी, बहू चुनाव मैदान में हैं। लिहाजा बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। और इसे दूसरे अर्थों में इस तरह भी समझ सकते हैं कि इन चारों सीटों पर परिवारवाद को लेकर कोसने वाले नेताओं के परिवार एक मिसाल पेश कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं तो किस तरह बिहार विधानसभा के उपचुनाव में 4 परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है। संतोष जी। देखिए, बिहार विधानसभा को जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, चारों विधानसभा में 4 परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 4 बड़े नेता के परिजन वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या राजद, क्या भाजपा, क्या हम और क्या कोई भी राजनीतिक दल, सभी पार्टियां हमाम में सभी नंगे हैं। दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। और अभी देखा जाए तो रामगढ़, बेला, इमामगंज, तराड़ी 4 विधानसभा है। आप आ जाइए बेलागंज। बेलागंज से सुरेंद्र यादव सांसद हुए हैं, तो उनके जगह पे सीट खाली हुई तो वो अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं। वहाँ भी देखिए परिवारवाद, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लगातार वो वहाँ से कभी हारे नहीं हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा 8 बार के करीब वो विधायक रहे, जीतते रहे हैं। जी जी। और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। क्या वो अपनी जीत बरकरार रख पाते हैं, या बेटा उनका मान बढ़ाएगा, या फिर जगदीश शर्मा की तरह, जैसे जगदीश शर्मा लगातार कभी नहीं हारे थे, लेकिन वो जब पार्लियामेंट में गए तो उसके बाद बेटा एक बार एमएलए बना और उसके बाद से फिर वो चुनाव जीता ही नहीं, राजनीति से आउट हो गए जी। जगदीश शर्मा। तब सुरेंद्र यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। क्या वो अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रख पाते हैं। उसके बाद आ जाइए इमामगंज। तो इमामगंज जीतन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी की जंग वहाँ होते रही है। और अभी फ़िलहाल जीतन राम मांझी का वहाँ कब्जा है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब उनकी बहू वहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। केंद्र में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए में के प्रमुख घटक दल हैं, केंद्र में मंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। तो उनकी प्रतिष्ठा ज़्यादा दांव पर लगी हुई है कि भाई वो अपनी बहू को जिता पाते हैं या नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ मतलब आरजेडी ने भी मांझी को ही उतारा है। रोशन कुमार मांझी वहाँ से उम्मीदवार मांझी को उतारा है, तो वहाँ लड़ाई। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी अपना कैंडिडेट वहाँ पर लड़ा रहे हैं। तो मुकाबला त्रिकोणात्मक हो सकता है, नहीं तो आमने सामने की लड़ाई में जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पे वहाँ लगी हुई है। उसके बाद आ जाइए आप रामगढ़, जहाँ की रामगढ़ का जगतानंद सिंह के नाम से जाना जाता है। रामगढ़ पूरे बिहार में बिजली नहीं रहती थी, लेकिन रामगढ़ में बिजली रहा करती थी जब वो बिजली मंत्री थे। तो रामगढ़ में जगतानंद सिंह कभी एमएलए हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। उनके बाद उनके बेटे हुए, सुधाकर एमएलए हुए। एक बार जगतानंद सिंह ने अपने बेटे को वहाँ से चुनाव हराया था। बेटा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ गया था। जगतानंद सिंह जब सांसद बने थे उसके बाद तो जगतानंद सिंह ने प्रतिष्ठा बनाकर वहाँ से आरजेडी को जितवाया था कि मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, और उन्होंने अपने बेटे को हराया वहाँ पे। और आज जगतानंद सिंह फिर अपने बेटे को चुनाव वहाँ लड़ा रहे हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। उसके बाद आ जाइए तराड़ी। तराड़ी माले का गढ़ रहा है। वहाँ पर सुनील पांडे बाहुबली माने जाते हैं, अपराधी की श्रेणी में आते थे, जेल में बहुत दिन रहे हैं जी। और उनके बेटों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। तो वहाँ भी परिवारवाद, सुनील पांडे की प्रतिष्ठा दांव पर है। पिछले बार वो चुनाव हार गए थे, तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। और यहाँ पर देखा जाए तो, और दूसरी तरफ माले का ऐसे राजू यादव हैं, तो वहाँ लड़ाई अगड़ों और पिछड़ों की होती है। माले पिछड़ों की राजनीति करती है, दलित पिछड़ों की,
और इंडिया गठबंधन भी दलित पिछड़ों की राजनीति करती है, लालू प्रसाद का भी साथ है। तो वहाँ पे लड़ाई अगड़ों और पिछड़ों की है, और वहाँ पर प्रशांत किशोर भी अपना एक कैंडिडेट उन्होंने दिया है। तो वहाँ त्रिकोणात्मक भी लड़ाई होने की संभावना है। पिछली बार चिराग पासवान जी ने कैंडिडेट दिया था, जिसके कारण से वहाँ पर जी जी मतलब सुनील पांडे की हार हुई थी। इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, तो वहाँ मुकाबला काफ़ी रोचक होगा वहाँ। और इसमें परिवारवाद जीतता है या जनता की आवाज़ जीतती है। कहा जाता है कि जो मालिक के कैंडिडेट हैं राजू यादव, वो बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं और लोगों के सुख दुख में हमेशा तैनात रहते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं। ऐसे में जो है बीजेपी के लिए या फिर प्रशांत किशोर के लिए वहाँ पैर जमाना बहुत मुश्किल है। देखिए, वहाँ लड़ाई अगड़ों और पिछड़ों की होती है। वहाँ पर ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत ये लोग होते हैं। वहाँ पर नक्सल क्षेत्र माना जाता था, वह रणवीर सेना का गढ़ माना जाता था। वहाँ माले दलितों की लड़ाई लड़ती थी और अगड़ों की लड़ाई सुनील पांडे लड़ा करते थे। उस क्षेत्र में ब्रह्मेश्वर मुखिया का भी दबदबा रहा करता था। जी तो वो अभी भी वो खाई पटी नहीं है, अभी भी वहाँ अगड़ा बनाम पिछड़ों की लड़ाई होती है। और वोट की गोलबंदी कोई कितना भी काम कर ले, कितना भी, अब सुनील पांडे तो क्रिमिनल थे, लेकिन अगड़ी जाति के सभी लोग उन्हीं को वोट देते थे, चुनाव जीतते थे वो। जी जी तो अपराधी को लोग पसंद करते थे। अभी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को पसंद किया और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो लड़ाई वहाँ कांटे की होगी। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भारी पड़ जाएगा। जंगल राज की बात करने वाली बीजेपी जो है एक अपराधी छवि के व्यक्ति के बेटे को उसने टिकट दिया, तो ये बहुत ही शर्मनाक और हैरानी वाली बात है। निश्चित तौर पर बोले ना कि परिवारवाद की बात करते हैं, अपराध की बात करते थे, तो वहाँ तो परिवारवाद और अपराध दोनों है तरारी में। जी जी दोनों एक साथ है। दूसरी तरफ राजू यादव आम जनता की आवाज़ है। वहाँ लड़ाई अच्छी होगी और मुझे लगता है कि हार जीत का अंतर बहुत ही कम वहाँ होगा। कांटे की लड़ाई होगी, पिछड़ों की और दलितों की गोलबंदी एक तरफ होगी और अगड़ों की गोलबंदी होगी। तो वहाँ मुझे लगता है कि राजू यादव का पलड़ा भारी हो सकता है। दूसरी तरफ आ जाइए रामगढ़। तो रामगढ़ में भी स्थिति ये है कि जगदानंद सिंह के बेटे पिछले बार बहुत कम वोट से चुनाव जीत पाए थे। जी जी और इस बार जबकि वहाँ चिराग पासवान ने, जिसके कारण वो चुनाव जीत पाए थे, लगभग 15,000 वोट काट लिया था। इस बार बसपा वहाँ बहुत अच्छी लड़ाई दे रही है। और बसपा के जो कैंडिडेट हैं उनके चाचा भी एमएलए रहे, वो भी परिवारवाद का ही उदाहरण है वहाँ पे। अच्छा बसपा कैंडिडेट जो है, और उनकी अच्छी वहाँ पे पैठ है। और बसपा का उस क्षेत्र में रामगढ़ में वोट बैंक अच्छा खासा है। जी जी उनके चाचा भी बसपा से ही एमएलए हुए थे शायद। तो वहाँ लड़ाई अच्छी होगी वहाँ भी। और मुझे लगता है कि बसपा का पलड़ा वहाँ भारी दिख रहा है। और प्रशांत किशोर क्या करते हैं, प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि चाहे तरारी हो, रामगढ़ हो, बेलागंज हो या इमामगंज हो, सब जगह मुझे लगता है कि वो वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे और किसी न किसी को उनसे फ़ायदा ही होगा। किसी को नुकसान तो किसी को फ़ायदा होगा। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है आरजेडी का एक तरह से कहें कि गढ़ है, क्योंकि वहाँ से पहले जगदानंद सिंह, फिर उनके बेटे सुधाकर सिंह जो अभी सांसद बने हैं, उसके बाद जो है अभी उनके बेटे अजीत सिंह को टिकट मिला है। तो अगर आरजेडी ये सीट लूज करती है तो ये बहुत ही आरजेडी के लिए शर्मनाक हार होगी। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आरजेडी के लिए वहाँ मुश्किल है। लड़ाई काफ़ी अच्छी होगी, मेहनत करनी होगी आरजेडी को वहाँ सीट निकालने के लिए। जगदानंद सिंह को और राष्ट्रीय जनता दल को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बसपा जो है जिसने कैंडिडेट दिया है वो यादव कैंडिडेट है और वो आरजेडी के वोट में सेंधमारी करेगा। जी जी प्लस प्रशांत किशोर का कैंडिडेट वो भी सेंधमारी करेगा। तो बहुत ही कठिन लड़ाई है। लेकिन चूंकि जगदानंद सिंह का गढ़ है और देखना है कि जगदानंद सिंह किस प्रकार से इस गढ़ से निकल पाते हैं जगदानंद सिंह, ये देखने वाली बात होगी। जी जी उसके बाद आप आ जाइए बेलागंज। तो बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया जो कि आरजेडी का वोट ही काटेगा। और दूसरी तरफ जेडीयू ने
पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को टिकट दिया है, वो भी वहाँ अच्छी लड़ाई देगी, टक्कर अच्छी होगी। लेकिन वहाँ सुरेंद्र यादव का पलड़ा भारी दिखता है। अब प्रशांत किशोर कितना वोट काटते हैं, वही अगर वो ज़्यादा वोट काट लेते हैं, अल्पसंख्यक समाज का वोट अगर काटने में कामयाब होते हैं, तो वहाँ पर सुरेंद्र यादव के लिए मुश्किल हो सकती लेकिन है। भले ही प्रशांत किशोर ने जो है कि मुस्लिम कैंडिडेट उतारा हो, जो जिनकी संख्या उस क्षेत्र में बताई जाती है कि शायद नंबर 2 की स्थिति में वो हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब उम्मीदवार के नाम का चयन किया जा रहा था तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के कार्यकर्ताओं में जमकर जूतम पैजार हुए, और ये जूतम पैजार जो है प्रशांत किशोर की मौजूदगी में हुई। तो ऐसे में जब इस तरह की है बात, तो फिर प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार हैं, खिलाफत समथिंग नाम है उनका, वो कहाँ से टिक पाएंगे? देखिए, वहाँ मेन है जीतने की बात नहीं है, वहाँ वोट काटने की बात है। मतलब वहाँ स्लीपर सेल के रूप में कहा जाए तो काम किया जा रहा है। और प्रशांत किशोर जो कैंडिडेट है, चाहे आप बेलागंज ले लें या रामगढ़ ले लें या इमामगंज ले लें, उनके कैंडिडेट का चयन देखिए कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, वो किसका वोट काटेंगे। जैसे पिछली बार चिराग पासवान ने कैंडिडेट दिया था, तो क्लियर था वो नीतीश कुमार को हराने के लिए कैंडिडेट दे रहे हैं। जी जी। इस बार जो प्रशांत किशोर की लड़ाई है, तो उनकी लड़ाई बस क्लियर है कि वो जदयू और आरजेडी को नुकसान, बीजेपी के लिए वो नहीं कर रहे, बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। उनका कैंडिडेट आप देखिएगा, वो इस बार आरजेडी और जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे। विधानसभा चुनाव में 1000-2000 वोट बहुत मायने रखता है। अगर 2000 वोट भी वो काट लेते हैं तो वो जी जी। मतलब भाजपा और एनडीए के लिए फायदे की बात होगी। तो उपचुनाव से जीत की आगाज का दावा करने वाले प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव से पहले ही, मतलब उपचुनाव में ही एक्सपोज हो गया है। हाँ, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी सफलता उन्हें नहीं मिलने जा रही है। अगर उपचुनाव में एक भी सीट वो जीत जाते हैं तो ये बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए। अगर नहीं जीत पाते हैं, केवल वोट कटवा बन के रह जाएंगे, तो मुझे लगता है उनका चैप्टर आने वाले दिनों से पहले ही, विधानसभा चुनाव से पहले ही क्लोज हो जाएगा, लोगों के बीच उजागर हो जाएगा उनका। जी जी जी। तो लंबी लड़ाई के घोड़े मुझे नहीं दिख रहे हैं। देखिए, एक टेबल पर बैठ कर राजनीति करना, एक पैसा लेकर काम करना, मैनेजमेंट करना, कंप्यूटर पर बैठकर काम करना बहुत अच्छा लगता है। और जब आप मैच खेलते हैं तो जब मैच होता है तो बाहर बैठकर देखने में कि इस बॉल को ऐसे मारता तो आउट नहीं होता, लेकिन जब पिच पर उतरते हैं तो पता चलता है कि बॉल किधर से निकल गई, पता ही नहीं चला। जी जी। तो वही राजनीति है। राजनीति पैसे से कोई नहीं जीत सकता, और राजनीति केवल सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर और मैनेज करके नहीं जीती जा सकती है। वो आम जनता के बीच जाना होगा, जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी। आप बता दीजिए प्रशांत किशोर जी ने जनता के लिए क्या किया। संतोष जी, एक चौंकाने वाला फैसला यहाँ हम देख रहे हैं कि आरजेडी ने लिया है। आरजेडी ने इमामगंज से जो रोशन कुमार मांझी है उनको टिकट दिया है, जबकि वो सीट उदय नारायण चौधरी का हुआ करता था, जो कदावर नेता हैं आरजेडी के। और ऐसे में आरजेडी ने उदय नारायण चौधरी को टिकट ना पकड़ा करके रोशन कुमार मांझी को टिकट पकड़ाया है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, उदय नारायण चौधरी ने पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था कि नहीं, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो वहाँ से पहले ही उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि वो 10 साल जब वहाँ से विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, वहाँ से चुनाव जीते थे, एमएलए रहे थे, और 10 साल विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, तो उस दौरान उनसे लोगों की बहुत ज़्यादा नाराज़गी रही थी। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव अध्यक्ष पद रहते हुए वो चुनाव हार गए थे, और उसके बाद दोबारा भी चुनाव हारे। तो चुनाव हारे तो इस बार उनको हार की संभावना और भी ज़्यादा थी, क्योंकि जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। मुझे जो जानकारी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए युवा कैंडिडेट को तेजस्वी यादव ने तरजीह दी है, और मुझे लगता है कि लड़ाई अच्छी होगी वहाँ। जी जी जी। तो देखा है आपने कि किस तरह से बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर होने जा रहे
उपचुनाव में परिवारवाद हावी है और 4 परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। किसकी प्रतिष्ठा नीलाम होगी और किसकी प्रतिष्ठा बनेगी, ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।